हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय। आज है 23 अगस्त 2020। मैं हाजिर हूं करंट अफेयर विद स्टैटिक की वीकली डायरी लेकर के। आज बात करते हैं क्लीन सिटी सर्वे 2020 से। अगर अभी हाल ही में बात की जाए तो इंडिया के जो स्वच्छ शहर हैं उनका एक सर्वे किया गया जिसमें टॉप इंडिया की क्लीन सिटी बताई गई है कि नंबर 1 से लेकर 10 तक कौन रहा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लीन सिटी सर्वे 2020 के अनुसार जो नंबर 1 रहा है वो आपका शहर है इंदौर। इंदौर आपको पता होगा मध्य प्रदेश में आता है। और एक चीज और साथ में बता दूं, लगातार 4 टाइम यानी कि लगातार चौथी बार नंबर 1 पोजीशन हासिल की है इंदौर ने। तो आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि इंदौर कहां की सिटी है, मध्य प्रदेश की। लेकिन फर्स्ट आपको जब पता है तो आप नंबर 3 प्लेस तक यानी कि 3 नंबर तक याद जरूर रखें। अगर मैं सेकंड की बात कर रहा हूं तो सेकंड इसी सर्वे में स्थान हासिल किया है सूरत ने। अगर सूरत की बात की जाए तो सूरत कहां पे आता है, गुजरात में। इसी सर्वे में जो तीसरा स्थान हासिल किया है वो किया है नवी मुंबई ने। और नवी मुंबई की अगर बात की जाती है तो ये आपका कौन सी स्टेट में आता है, महाराष्ट्र में। तो पता चल गया होगा अभी हाल ही में किए गए सर्वे यानी कि क्लीन सिटी सर्वे के अनुसार फर्स्ट 3 प्लेस कौन कौन सी सिटी के नाम है। फर्स्ट हो गया इंदौर, सेकंड सूरत, थर्ड कौन सा है, नवी मुंबई। कौन कौन सी स्टेट में है ये जरूर आपको याद रखना है। अब एक चीज और साथ में आपको ध्यान रखना है, ये जो क्लीन सिटी सर्वे 2020 किया गया ये सर्वे करता कौन है। तो ये सर्वे कौन करता है मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ, देन नोट करते चलिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो आपका ये अफेयर्स है, ये मिनिस्ट्री है जो ये सर्वे हर साल जारी करता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म से हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, याद रखिएगा, अर्बन अफेयर्स, MOHUA इसको बोला जाता है। इसके द्वारा हर साल आपका सर्वे, क्लीन सिटी सर्वे जारी किया जाता है। 2020 का भी जारी किया गया। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो इसका हेडक्वार्टर चल रहा है न्यू दिल्ली में, नोट कर लीजिएगा। और देन हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पर जो ये मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर आती है, यानी कि इसका मिनिस्टर कौन है आपसे पूछा जाए तो प्रेजेंट आपका मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौन चल रहे हैं, तो लिख लीजिएगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह जो पुरी हैं वो प्रेजेंट टाइम पर मिनिस्टर हैं किसके, आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के। तो यहां से ये बात हमें पता चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ये अभी हाल ही में आतंकवाद से प्रभावित जो लोग हैं उनका एक दिवस मनाया गया। यूएनओ ने इसको घोषित किया हुआ है। तो इसको अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ये अभी दिवस मनाया गया है। पूछा जा सकता है कब मनाया गया, तो ये दिवस अभी हाल ही में 21 अगस्त को मनाया गया है। यानी कि 21 अगस्त को ये दिवस हर साल मनाया जाता है। यूएनओ के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। लेकिन ये दिवस मनाया क्यों जाता है, ध्यान रखिएगा, टेररिज्म के कारण जो भी व्यक्ति उससे अपाहिज हो गए हैं या उसके परिवार वाले हैं, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, उनके सद्भावना के लिए ये दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखना, यूएनओ इसे हर साल मनाता है। लेकिन अब एक चीज और साथ में ध्यान रखिएगा, हम बात अगस्त महीने की कर रहे हैं तो आपको साथ में जरूर पता होना चाहिए कि अगस्त महीने में कौन कौन से आपके दिवस मनाए जाते हैं। मैं फासले आपका लिखवाता चल रहा हूं, आप नोट करते चलिएगा। अगर मैं अगस्त महीने की बात कर रहा हूं तो 1 से 7 अगस्त तक हमने क्या मनाया था, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया था। विश्व स्तनपान सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया आपसे पूछा जा सकता है, तो 1 से 7 अगस्त को मनाया गया था। नेक्स्ट बात करें तो 1 अगस्त को हमने क्या मनाया था, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। नोट करते चलिएगा, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया हमने।
महिला अधिकार दिवस मनाया। अगर मैं 3 अगस्त की बात करता हूं तो विश्व संस्कृत दिवस हमने मनाया था, विश्व संस्कृत डे, याद रखिएगा विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। पूछा जाए कब मनाया जाता है तो हर साल 3 अगस्त को। बात कर रहे हैं 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को हमने नेशनल हैंडलूम नेशनल हैंडलूम डे मनाया था, हथकरघा दिवस हमने मनाया था, 7 अगस्त को मनाया था। अगर मैं 9 अगस्त की बात कर रहा हूं तो आप नोट करिएगा, देश आदिवासी दिवस मनाया हमने। देश आदिवासी दिवस कब मनाया गया, याद रखेंगे 9 अगस्त को हमने मनाया था। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, दिस लॉयन डे, वर्ल्ड लॉयन डे इसे आप कहते हैं, विश्व शेर दिवस मनाया। कब पूछा जा सकता है, 10 अगस्त को। 11 अगस्त जानते होंगे आप, विश्व हाथी दिवस मनाया गया था, देश विश्व हाथी दिवस। तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया पूछा जा सकता है, 11 अगस्त को। 13 अगस्त को आप लिखिएगा, देन विश्व अंगदान दिवस, विश्व अंगदान। अगर विश्व अंगदान दिवस की बात करें तो कब मनाया गया था, याद रखना 13 अगस्त को। एक दिन मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं नेशनल अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, ये मैंने पहले पढ़ाया था। फटाफट कमेंट करके बताइए नेशनल ऑर्गन डे कब मनाया जाता है, लेकिन विश्व का कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को। नेक्स्ट अगर अगस्त महीने की बात कर रहे हैं तो 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। देश 15 अगस्त को हमने क्या मनाया, अपना स्वतंत्रता दिवस। अब एक चीज और देखिएगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो अभी हाल ही में ध्यान रखना 15 अगस्त को ही किस देश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। तो ध्यान रखना 15 अगस्त को एक देश रहा जिसने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया था। तो राष्ट्रीय शोक दिवस किस देश के द्वारा मनाया गया तो मैं आपको बता दूं, देश बांग्लादेश। अभी हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा ध्यान रखना 15 अगस्त को जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था 74वां, उसी दिन अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया उसने। अब ये राष्ट्रीय शोक दिवस बांग्लादेश ने क्यों मनाया था तो मैं आपको बता दूं कि इसी दिन यानी कि 15 अगस्त को बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति की पुण्यतिथि होती है, यानी कि बांग्लादेश का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसकी पुण्यतिथि है, इसलिए वो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है। अब कौन वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति आप लिख सकते हो बंग बंधु लिखते हैं उसे, देश बंग बंधु। ये रहा देश बंग बंधु शेख मुजीबुर, देश बंग बंधु शेख मुजीबुर देश ये व्यक्ति है, याद रखना। इस आगे एक और नाम भी है इसका, देश रहमान। कहने का मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान। इसकी ध्यान रखना 43वीं यानी कि 43rd पुण्यतिथि थी और इसीलिए आपका बांग्लादेश ने इस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में यह मनाया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 19 अगस्त, इसके बाद अभी हाल ही में हमने 19 अगस्त को एक दिवस मनाया है, तो आप लिख सकते हो 19 अगस्त कौन सा दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, देश विश्व मानवता दिवस। पूछा जा सकता है विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया, तो 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस। और ध्यान रखना ये विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण था, यूएनओ हर साल मनाता है और देश 11वां संस्करण। पूछा जा सकता है अभी हाल ही में विश्व मानवता दिवस का कौन सा संस्करण हमने सेलिब्रेट किया है, तो ये इसका कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण था। नेक्स्ट बात करें तो 20 अगस्त को हमने 2 दिवस मनाए हैं। एक तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, देश भारतीय अक्षय ऊर्जा, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हमने कब मनाया, ये 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया है। और 20 अगस्त को ही हमने एक दिवस और मनाया है, सद्भावना दिवस। देश सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है हर साल, कब, 20 अगस्त को। और सद्भावना दिवस जो है वो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। देश में लिख देता हूं, पूर्व भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी।
इनकी पुण्यतिथि थी, अभी हाल ही में हमने सेलिब्रेट की कौन सी, देन 76 यानी कि 76वीं पुण्यतिथि थी और उसमें हमने 26 तारीख को सद्भावना दिवस मनाया। अब ये सद्भावना दिवस मनाया क्यों जाता है? सभी धर्म वगैरह जो भी है, जाति समूह कोई भी व्यक्ति है, उनके आपस में सद्भावना के लिए ये मनाया जाता है। मतलब आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हम हर साल मनाते हैं सद्भावना दिवस। अभी हमने सेलिब्रेट किया, कौन सा था ये, 76वीं पुण्यतिथि पर हम मना रहे थे। और ध्यान रखना कौन सा था पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा 1992 से हम मनाते आ रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम मनाएंगे कौन सा आपका 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को हम कौन सा सेलिब्रेट करेंगे, और मैं यहां नोट कर देता हूं देश राष्ट्रीय खेल दिवस। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा, सेलिब्रेट करेगा भारत, तो राष्ट्रीय खेल दिवस, और इस दिन होता है मेजर ध्यानचंद का बर्थडे। फिर बता दूं मेजर ध्यानचंद भारत के हॉकी के फिरकी जादूगर कहे जाते हैं, और ये टाइटल इसे ध्यान रखना किसने दिया था, मैं पहले लिखवा चुका हूं ना, आप नोट जरूर करते रहिएगा और ये ऐसे ही आपके याद होंगे। तो मैं बता दूं दिस एडोल्फ हिटलर ने, और फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है तो एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 की। अभी हाल ही में और डिजिटल प्राइवेसी के लिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन सी कंट्री रही है जिसने इस इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है, यानी कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है वो, तो आप लिखिएगा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कंट्री रही है वो कौन सी रही है, दस डेनमार्क। डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया है। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग सेकंड कंट्री की बात करता हूं तो सेकंड कंट्री आपका स्वीडन रहा है, और अगर थर्ड कंट्री की बात करूं तो इसमें थर्ड कंट्री कौन सी रही है, कनाडा। लेकिन अब आपके माइंड में अंदर आ रहा होगा सर क्या डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत कहीं लाई करता है, तो यस भारत इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 57th पोजीशन पे है, यानी कि 57वें नंबर पर आया है भारत, याद रखेंगे। तो ये भारत का आपसे पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखिएगा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग देन भारत की पोजीशन क्या रही है, तो भारत कौन से नंबर पर आया, 57th। लेकिन साथ में आपको याद जरूर रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा, तो फर्स्ट पे डेनमार्क है, रिपीट करा दूं, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड बात कर रहे हैं तो देश कनाडा है, और भारत की पोजीशन 57। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 इसे जारी कौन करता है, तो आप नोट कर लीजिएगा इसे जारी कौन करता है, इसे जारी करता है ऑनलाइन प्राइवेसी, दिस ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, दिस सॉल्यूशन प्रोवाइडर नाम सुना होगा सर्फ, दिस इज सर्फ। ये कंपनी है जो ऑनलाइन आपका प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, जिस कंपनी का नाम क्या है, दिस सर्फ कंपनी का नाम है, और ये जो है वो हर साल अपना इंडेक्स जारी करता है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम पर जारी किया 2020 का, जिसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, 57th। नेक्स्ट अगर बात करें तो अभी क्वेश्चन आ सकता है, अभी हाल ही में ट्राईफूड प्रोजेक्ट फॉर ट्रीफेड, यानी कि ट्रीफेड के लिए ट्राईफूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, या किस व्यक्ति ने इस परियोजना को लॉन्च किया, परियोजना क्या है, ट्राईफूड प्रोजेक्ट, याद रखना किसके लिए, ट्रीफेड के लिए। तो मैं आपको बता दूं ट्राईफूड प्रोजेक्ट ऑफ ट्रीफेड अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो व्यक्ति का नाम लिखिएगा अर्जुन मुंडा। दिस अर्जुन मुंडा जो हैं उस व्यक्ति के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और एक चीज और देखिएगा, अर्जुन मुंडा कौन है ये आप जानते होंगे, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं भारत में, यानी कि भारत में जनजातीय
भारत में जनजातीय मामलों के मंत्री पूछा जा सकता है, मामलों के मंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा अर्जुन मुंडा, जिन्होंने अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ट्राई फूड प्रोजेक्ट। अब ये एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसका उद्देश्य क्या है। नाम देखिएगा, दिस ट्राई वर्ड है, तो इसमें 3 चीजों को बढ़ावा देना है। किस किस चीज को? याद रखिएगा, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, दिस सामाजिक विकास इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, और आर्थिक विकास भी इंक्रीज होना चाहिए। और फोर्थ बात करें तो ध्यान रखिएगा आर्थिक कल्याण जो है, दिस आर्थिक कल्याण इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। कहने का मतलब, ट्राई फूड का मतलब क्या है, जनजातीय जो लोग भारत में निवास करते हैं उनके लिए उनका सामाजिक विकास इंक्रीज किया जाए, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और उनका आर्थिक कल्याण हो सके। ये एक प्रोजेक्ट है जिन्हें अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा ने जारी किया है। लेकिन अब यहां पर एक वर्ड और आप देख पा रहे होंगे, ट्राइफेड क्या होता है। तो ट्राइफेड के बारे में मैं आपको बता दूं, दिस ट्राइफेड क्या है, तो आप नोट करिएगा ट्राइफेड क्या है। तो ट्राइफेड के लिए एक तो ध्यान रखिएगा एक फाउंडेशन है जिसको बोला जाता है टेरिबल कोऑपरेटिव, दिस कोऑपरेटिव लिख लीजिएगा, दिस टेरिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फाउंडेशन। दिस ये एक मार्केटिंग फाउंडेशन है जिसके द्वारा ये जारी किए गए थे। ध्यान रखना, दिस मार्केटिंग फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन। तो ट्राइफेड क्या है, दिस टेरिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, और साथ में ऑफ लिखिएगा, देन ऑफ इंडिया। तो फिर बता दूं दिस ये है क्या, तो टेरिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की एक फेडरेशन है मार्केटिंग, जो किसके लिए है, टेरिबल्स, यानी कि जो जनजातीय व्यक्ति हैं उनकी एक फेडरेशन है। इसका स्थापना कब की गई थी, तो इसको स्टेबलाइज कब किया गया था, तो मैं बता दूं देन ये स्थापित किया गया था 1987 में। जिसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर चल रहा है न्यू दिल्ली में, और साथ में प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो अध्यक्ष लिख सकते हो रमेश चंद्र मीना इसके अध्यक्ष चल रहे हैं। प्रेजेंट अध्यक्ष लिखिएगा रमेश चंद्र मीना। रमेश चंद्र मीना जो है वो प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं, देन टेरिफेड के, यानी कि जो ट्राइफेड है उसका अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट पूछा जाए तो रमेश चंद्र मीना। कब स्थापित हुआ था टेरिफेड, तो ध्यान रखिएगा दिस कब हुआ था, 1987 में। अब यहां से 2 चीजें और आप स्टैटिक में याद रख सकते हो, क्या क्या देखिएगा, दिस यहां पर एक वर्ड आप देख पा रहे होंगे मुंडा, और सेकंड एक वर्ड यहां पे देख पा रहे होंगे मीना। देन ये 2 भारत की जनजातियां भी हैं, याद रखना। देन मुंडा जनजाति भारत में किस स्टेट में पाई जाती है, बहुत आता है एग्जाम में, और मीना जो है वो जनजाति समूह कहां का है, तो ध्यान रखिएगा मीना कहां का है, दिस ये आपका राजस्थान का जनजाति समूह है, दिस राजस्थान का जनजाति समूह है, मीना राजस्थान में पाया जाता है। और देन मुंडा की बात करें तो मुंडा जो है वो कहां का जनजाति समूह है, झारखंड। 2 यहां पे याद कर लेते हैं, बाकी ऐसे ही हम साथ साथ याद करते चलेंगे। नेक्स्ट अगर चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो अभी हाल ही में एक ब्रिक्स की एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड हुई है, उसकी अध्यक्षता किसने की है, तो आप नोट करिएगा। देन 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो अभी हाल ही में हेल्ड हुई है, देन उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी अध्यक्षता किसको मिली थी, अभी किसने की है, 2020 की बात कर रहे हैं हम, अभी हाल ही में मतलब 2020 में अगस्त में हुई है। देन 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, रूस के द्वारा। रूस ये देश जो है वो ध्यान रखना उसने अभी एट प्रेजेंट अध्यक्षता की है किसकी, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग की। लेकिन अब जब रूस के बारे में नाम आ ही रहा है उसका, तो 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे रूस की बात करें तो कौन से महाद्वीप का देश है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं तो किस कॉन्टिनेंटल में आता है ये,
देन आप ध्यान रखिएगा यूरोप प्लस एशिया, इसलिए तो इसे यूरेशिया कहते हैं ना, यानी कि रूस जो है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी ध्यान रखिएगा, देन इसकी रूस की राजधानी क्या है तो आपको पता भी होगा, देन मॉस्को, और मॉस्को शहर जो है वो मस्कोवा नदी के किनारे भी है। पूछा जा सकता है कौन सी नदी के किनारे है, देन मस्कोवा नदी के किनारे। अगर इस देश की करेंसी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इस देश की करेंसी क्या है, रूबल इस देश की करेंसी है। अगर इस देश की संसद की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है देन ड्यूमा, याद रखिएगा देश ड्यूमा इस देश की संसद चल रही है। प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रेसिडेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति कौन है तो रूस के राष्ट्रपति कौन चल रहे हैं, देश व्लादिमीर पुतिन, लिखिएगा देश व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति चल रहे हैं। अगर रूस का पीएम आपसे पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री कौन है तो मिखाइल, देश मिखाइल वर्ड है मिखाइल मिशुस्तिन, ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन जो है वो रूस के प्रेजेंट क्या चल रहे हैं, प्रधानमंत्री चल रहे हैं। अब साथ में एक चीज और देखिएगा, जब ब्रिक्स का वर्णन आया हुआ है तो ब्रिक्स है क्या चीज, देखिएगा अगर मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूं तो फुल फॉर्म यही बता देता हूं, दिस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड देन साउथ अफ्रीका, इन देशों का एक ग्रुप है जो आर्थिक, याद रखिएगा मंच तैयार करके देता है इन देशों के आपसी सहयोग के लिए, उसे हम ब्रिक्स कह देते हैं। तो ब्रिक्स आपको पता चल गया ब्रिक्स है क्या चीज, 5 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना पूछी जा सकती है कब की गई थी, तो इसकी स्थापना मैं आपको बता दूं देन 2009 में की गई थी, 2009 में की गई थी। लेकिन उस टाइम पर इसका नाम क्या होता था, इसका नाम होता था ब्रिक, यानी कि BRIC, ब्रिक मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, यानी कि 4 देश इसके साझेदार होते थे। लेकिन हुआ क्या, 2010 में एक देश और ऐड कर दिया गया जिसे हम साउथ अफ्रीका कह देते हैं, तब से इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स। तो प्रेजेंट इसके मेंबर पूछे जाए, अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स के मेंबर कितने सदस्य हैं तो पहले कितने होते थे, 4 प्लस 1 2000 कब हो गया 10 में, प्रेजेंट कितने टोटल 5 इसके सदस्य देश चल रहे हैं। लेकिन इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे है, नोट करिएगा दिस संघाई, एंड संघाई कहां पे आता है, याद रखिएगा चाइना में आता है संघाई। और इसके अध्यक्ष कौन चल रहे हैं वर्तमान में, तो अध्यक्ष आप नोट करिएगा दिस KV कामुथ, दिस KV कामुथ जो हैं वो प्रेजेंट ब्रिक्स के अध्यक्ष चल रहे हैं। देन ये आपका 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग मीटिंग थी, 5th की बात करें तो अगले साल फिर होने वाली है और उसको होस्ट करेगा भारत। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अभी हाल ही में येलो चेन सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। पूछा जा सकता है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मैं फिर बता दूं अभी हाल ही में येलो चेन सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स मतलब स्थायी व्यवसाय के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, येलो चेन। पूछा जाए किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है तो मैं आपको बता दूं इसे लॉन्च किया है नागालैंड ने। तो नागालैंड के द्वारा भी हाल ही में स्थायी व्यवसाय के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसे क्या नाम दिया गया है, दिस येलो चेन सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब ये स्थायी व्यवसाय मतलब क्या है, परमानेंट, वहां के जो एम्प्लॉय हैं उनको स्थायी परमानेंट आपका वर्किंग दी जा सके, याद रखना ऐसा क्या करेगा, वो बढ़ावा देगा अपने राज्य के लोगों को। अब उसके राज्य के लोगों को मिलेगा, नाम क्या रखा गया था, येलो चेन। अब उसके राज्यों को मिल रहा है तो उसका नागालैंड के बारे में 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि नागालैंड की बात करें तो नागालैंड जो है वो देन कब इसकी स्थापना हुई थी, तो राज्य की स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1963 को, यानी कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड जो है वो स्थापित किया गया। राजधानी आप जानते होंगे, नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी है देश कोहिमा, उसकी राजधानी चल रही है। नेक्स्ट बात करें वहां के सीएम कौन है, तो सीएम आप लिख सकते हो दिस नेफ्यू
रियो, दिस नेफ्यू रियो जो है वो वहां के सीएम चल रहे हैं। कौन सी पार्टी से हैं तो मैं आपको बता दूं, एनडीपीपी। एनडीपीपी का मतलब क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। आप फुल फॉर्म नोट कर दीजिएगा इसकी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, वो उससे संबंधित है वहां के सीएम जिसका नाम है नेफ्यू रियो। और बात करें यहां के गवर्नर की, तो गवर्नर कौन चल रहा है? दिस आर एन रवि यहां के गवर्नर हैं। लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहां से लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट की बात करें तो 1 है, जबकि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 60 यहां पर विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, यानी कि जो ग्वालियर से चंबल जिसका नाम है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, उसको रीनेम किया गया है। तो यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? पहले तो देखिएगा ये घोषणा किसने की? ये घोषणा की है मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने। यानी कि आपको पता होगा शिवराज चौहान जो हैं वो कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री चल रहे हैं प्रेजेंट? याद है ना? मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो है उसको रीनेम यानी कि उसका नाम बदल दिया गया है। और जब नाम बदल दिया गया तो यह घोषणा किसके द्वारा की गई? देन एमपी के सीएम शिवराज चौहान ने की है। अब नाम बदल दिया गया है तो नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे, यानी कि दिस अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे इसका नाम रख दिया गया। तो ध्यान रखेंगे पहले उसका नाम क्या था? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। नाम क्या रख दिया? अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। लेकिन अब अटल बिहारी इस टाइम पे याद क्यों आया इन लोगों को? तो मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में मतलब आपका 16 अगस्त की अगर बात करें तो 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्गवास हो गया था, उनका देहांत हो गया था 16 अगस्त 2018 को। तो अभी हाल ही में 2020 में हमने 16 अगस्त को उसकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई। और जब दूसरी पुण्यतिथि मनाई है तो इस ग्वालियर जो एक्सप्रेसवे ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे था उसका नाम अटल बिहारी के वाजपेयी के नाम से रिप्लेस करके देन उसको श्रद्धांजलि दी है। कहने का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को एक पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि मिली है, नाम चेंज करके एक एक्सप्रेसवे होता था उसका नाम बदल दिया गया। लेकिन अब एक चीज और देखिएगा, ये जो एक्सप्रेसवे है ये किस किस को जोड़ता है? मैं आपको बता दूं, ये एक्सप्रेसवे राजस्थान का एक शहर है, नाम सुना होगा कोटा। राजस्थान के कोटा शहर को ध्यान रखना इटावा से जोड़ता है। और इटावा बात करें तो इटावा कहां का शहर है? यूपी का शहर है। तो कोटा से इटावा तक जाता है, नाम था ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, चेंज हो गया है, क्या रख दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट अगर बात करें तो अभी हाल ही में डी जोरी डे मनाया गया है। डी जोरी डे कब मनाया गया पूछा जाए तो लिखिएगा ये मनाया गया है 16 अगस्त को। तो अभी हाल ही में 16 अगस्त को डी जोरी डे मनाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि ये डी जोरी डे मनाया क्यों जाता है? तो मैं आपको बता दूं डी जोरी डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 18 अक्टूबर 1954 को, याद रखना, एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम सुना होगा पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है वो 1954 में 18 अक्टूबर को, याद रखना, जनमत संग्रह से स्वतंत्र कराया गया था। पांडिचेरी 18 अक्टूबर 1954 को जनमत संग्रह से स्वतंत्र कराया गया, लेकिन घोषणा जो हुई थी वो 16 अगस्त को कर दी गई थी। इसलिए 16 अगस्त को हम डी जोरी डे मनाते हैं। किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं? पांडिचेरी के लिए। अब पांडिचेरी के लिए जब हर साल सेलिब्रेट करते हैं 16 अगस्त को, तो ध्यान रखिएगा पांडिचेरी के बारे में आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पांडिचेरी है क्या? तो पांडिचेरी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो प्रेजेंट टाइम पे पांडिचेरी के सीएम कौन चल रहे हैं? तो सीएम चल रहे हैं पीवी नारायणसामी। देश नारायण सामी जो हैं वो प्रेजेंट यहां पर सीएम चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं उपराज्यपाल की तो उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी।
देश किरण बेदी जो है वो प्रेजेंट टाइम पर उपराज्यपाल हैं कहाँ की, देन पांडिचेरी की। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है पांडिचेरी के बारे में कि पांडिचेरी जो है वो एक स्टेट है या नहीं। तो आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि पांडिचेरी क्या स्टेट का दर्जा है उसको, या पांडिचेरी स्टेट तो है पर रियल स्टेट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 जारी किया गया। मतलब अचीवमेंट जो इनोवेशन अचीवमेंट है वो 2020 की जारी की गई है, जिसका नाम क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। अब इस अचीवमेंट के दौरान फर्स्ट पोजीशन किसे मिली है, तो आपको मैं बता दूं देन इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में, वो है आपका आईआईटी मद्रास। यानी कि आईआईटी मद्रास जो है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। आपको साथ में पता होना चाहिए सेकंड कौन रहा है, तो आईआईटी बॉम्बे, ध्यान रखिएगा आईआईटी बॉम्बे सेकंड पोजीशन पे है। अगर मैं इसी के अंदर रैंकिंग में थर्ड पोजीशन बात करूं तो देन आईआईटी जो है वो आपका दिल्ली जो है वो थर्ड पोजीशन पे रही है। लेकिन अभी हाल ही में जो ये रैंकिंग जारी की गई है वो किसके द्वारा की गई, ये रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई है वेंकैया नायडू। ये व्यक्ति सुना होगा आपने, दिस वेंकैया नायडू जो है, इसके साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। दिस रमेश पोखरियाल निशंक, इन दो व्यक्तियों ने याद रखना मिलकर के ये रैंकिंग जारी की है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वेंकैया नायडू है वो कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेजेंट टाइम पर राज्यसभा के सभापति चल रहे हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत के चल रहे हैं वर्तमान में, देश केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो पता चल गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पर शिक्षा मंत्री हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति कौन हैं, तो याद रखिएगा वो चल रहे हैं वेंकैया नायडू। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। व्यक्ति कौन है पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे नियुक्त किया गया है उस व्यक्ति का नाम है राकेश अस्थाना। तो आप नोट कर लीजिएगा, दिस राकेश अस्थाना जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पर बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो बीएसएफ की बात चल रही है तो कुछ चीजें आपको पता भी होनी चाहिए कि बीएसएफ है क्या चीज। तो बीएसएफ जो है फुल फॉर्म पता चल गया, दिस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिसे हम बीएसएफ कहते हैं। स्थापना की अगर बात करें तो बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बीएसएफ का हेडक्वार्टर चल रहा है न्यू दिल्ली में। तो बीएसएफ जो है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में चल रहा है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। साथ में इसका मोटो जरूर याद रखिएगा, बीएसएफ का मोटो क्या चल रहा है यानी कि इसकी स्लोगन पंक्ति क्या है, तो आप लिख सकते हो इसकी स्लोगन पंक्ति है जीवन पर्यंत कर्तव्य। देन जीवन पर्यंत कर्तव्य, याद रखिएगा ये बीएसएफ का मोटो यानी कि स्लोगन लाइन है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। लेकिन अब बीएसएफ के साथ साथ इसी साल कुछ व्यक्ति और अपॉइंट किए गए थे, उनमें से एक है नौसेना के महानिदेशक। अभी हाल ही में नौसेना के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था, तो ये मैं पीछे वीडियो में भी बता चुका हूं। नौसेना का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। व्यक्ति के नाम की अगर मैं बात करूं तो दिनेश के त्रिपाठी हैं, दिनेश के त्रिपाठी, ये आप ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे नौसेना के महानिदेशक। लेकिन अब इनके साथ साथ भारत के कुछ फोर्सेज हैं या अर्धसैनिक बल हैं जिनके आपके डायरेक्टर या हेड पूछे जा सकते हैं। जैसे थल सेना अध्यक्ष कौन चल रहे हैं पूछा जाए तो थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। देश मनोज मुकुंद नरवाणे जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पर कौन चल रहे हैं, थल सेना अध्यक्ष। जल सेना अध्यक्ष कौन है, करमबीर सिंह होंगे। देश ये हैं आपका एडमिरल, साथ में जरूर याद रखिएगा करमबीर सिंह जल सेना के प्रेजेंट टाइम पर एडमिरल हैं। एयरफोर्स नाम सुना होगा आर के भदौरिया।
दिस आर के भदौरिया जो हैं वो आपके कौन है, दिस एयरफोर्स के चीफ चल रहे हैं। बात करें CISF तो राजेश रंजन है, राजेश रंजन, ये मैं पहले लिखवा चुका हूं, दोबारा नोट करो अगर याद नहीं है तो। CRPF की बात करें तो दिस आनंद प्रकाश, नोट मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आप ये इनको जब नोट करते रहोगे तो एक दिन याद जरूर हो जाएंगे। और SSB की बात करें तो SSB के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन चल रहे हैं, कुमार राजेश चंद्र। देन कुमार राजेश चंद्र जो हैं वो वर्तमान में SSB के महानिदेशक चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। ये डाक टिकट किसने जारी किया है, तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है भारतीय डाक सेवा ने। भारतीय डाक सेवा के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया गया है। जब भारतीय डाक सेवा की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय डाक सेवा जो है उसको स्टेबलाइज कब किया गया था, याद रखेंगे 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1854 में किया गया था इसको। किसके द्वारा पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी जो थे इस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल चल रहे थे, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1 अप्रैल 1854 को भारतीय डाक सेवा की शुरुआत की गई। इसी डाक सेवा ने अभी हाल ही में विश्व धरोहर स्थल जो हैं उनके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया है। लेकिन अब विश्व धरोहर स्थल कौन से हैं, यानी कि ये सूची जारी कौन करता है, तो विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची जारी करता है वो है अपना यूनेस्को। यूनेस्को की अगर बात की जाती है तो नोट करिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म यूनेस्को की है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, दिस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका यूनेस्को की फुल फॉर्म है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाती है तो इसको स्थापित किया गया था 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर चल रहा है पेरिस में, और पेरिस ध्यान रखिएगा सीन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन चल रहे हैं पूछा जाए तो यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। ध्यान रखिएगा दिस आंद्रे अजोले जो हैं वो वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए भारत सरकार को $1 बिलियन का कर्ज दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि भारत को अभी हाल ही में $1 बिलियन का जो कर्ज मिला है, किसके लिए, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए, किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये कर्ज जो अभी हाल ही में जारी किया गया है वो किया गया है ADB के द्वारा। ADB का मतलब क्या है, दिस एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके द्वारा भारत सरकार को अभी $1 बिलियन का कर्ज दे दिया गया है। अब जो ये जारी किया गया, पहले तो सुनिएगा कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है क्या चीज। आपकी जो भारत की राजधानी है ना न्यू दिल्ली, उसके साथ में NCR है, यानी कि कुछ एरिया NCR का एरिया है। उस NCR एरिया के अंदर ट्रांजिट सिस्टम, मतलब कि जो आपके वहां पे लोग रहते हैं उनको सुविधा ना हो जाम वगैरह, तो इसलिए एक नया आपका स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा NCR में जो दिल्ली का यातायात का बोझ जो है वो हल्का कर सके। उसके लिए $1 बिलियन लगेंगे और वो अभी मिल गए हैं। किस बैंक से मिले हैं ये, देन ADB स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। जब ADB की बात चल रही है तो 2-3 चीजें आप याद रखिए ना कि ADB, सबसे पहले तो ADB जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपका 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी स्थापना की गई। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चल रहा है मनीला, और मनीला कहां पे है, मनीला जो है वो फिलीपींस में है, यानी कि मनीला फिलीपींस के अंदर है। और अध्यक्ष की बात करें तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप लिखिएगा दिस
देश मात्सुगु असाकावा, देश असाकावा जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पर एडीबी के अध्यक्ष चल रहे हैं। तो मात्सुगु असाकावा अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर मनीला में हो गया, स्थापना 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो आप भाई देखिएगा, जब एशियन डेवलपमेंट की बात चल रही है तो आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी याद होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है और वहीं पर आईएमएफ का भी है, फटाफट कमेंट करके मेरे को बता दो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में 2020 की आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर लिस्ट जारी की गई है। यानी कि अभी हाल ही में जारी आईसीसी की टेस्ट क्रिकेटर लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन किसने हासिल की है। तो इस लिस्ट के अंदर जो नंबर 1 पर बने हैं वो कौन है, देन लिखिएगा स्टीव स्मिथ। पूछा जा सकता है आईसीसी 2020 की टेस्ट क्रिकेटर लिस्ट में फर्स्ट क्रिकेटर कौन है, तो स्टीव स्मिथ हैं। अगर मैं सेकंड की बात कर रहा हूं तो सेकंड अपने भारत से है, देन विराट कोहली जो हैं वो नंबर 2 पोजीशन पे हैं इसमें। और अगर नंबर 3 क्रिकेटर लिस्ट में बात करें तो नंबर 3 पे हैं मार्नस लेबुशेन। दिस मार्नेस और लेबुशेन जो हैं वो आपके नंबर 3 पोजीशन पे है। लेकिन ये क्रिकेटर जो 3 हैं, टेस्ट रैंकिंग है ये, ध्यान रखिएगा क्रिकेटर की 2020 की। स्टीव स्मिथ नंबर 1 पे है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा दिस ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। विराट कोहली भारत से बिलोंग करता है, पता होगा आपको। मार्नस लेबुशेन जो हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया के ही क्रिकेटर हैं। तो अभी हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की गई, उसमें नंबर 1 पे कौन आ गया है, स्टीव स्मिथ। लेकिन भारत वाले की पोजीशन पूछी जाएगी, भारत से सेकंड पर है, कौन है, विराट कोहली। और अब एक चीज और देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की बात आई ना यहां पे, तो ऑस्ट्रेलिया से अभी हाल ही में एक करंट का क्वेश्चन और आपका पूछा जा सकता है, और वो क्या है, ध्यान रखिएगा। एक इंग्लिश चैनल सुना होगा आपने, दिस इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर में है ये इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली महिला जो है उसने पुरुषों का रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया है 11 घंटे लगातार तैर के। ध्यान रखिएगा 11 घंटे वो लगातार तैरी है, और उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है दिस क्लो मैककार्डेल। दिस क्लो मैककार्डेल, क्लो मैककार्डेल जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल को 34 टाइम से ज्यादा बार क्रॉस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, और ये पुरुषों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उससे भी कहीं अधिक है। कहने का मतलब लगातार 11 घंटे तैरने का रिकॉर्ड क्लो मैककार्डेल के नाम है, मैककार्डेल के नाम है, जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है। कितनी बार, 34 बार। तो ध्यान रखिएगा ये पुरुषों का रिकॉर्ड भी क्रॉस कर चुकी हैं। अभी हाल ही का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर में ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा क्लो मैककार्डेल किस देश से बिलोंग करते हैं जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। और अब एक चीज और देखिए, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग कर रही हैं, सही है, आईसीसी की बात चल रही है, तो फटाफट मेरे को बता दो आईसीसी स्टेबलाइज कब किया गया था, क्योंकि मैं पहले लिखवा चुका हूं, पता है ना, 1909 में। हेडक्वार्टर कहां पे है आईसीसी का, देश दुबई में है। और बात कर रहे हैं वर्तमान में इसके सीईओ कौन चल रहे हैं, तो आईसीसी के वर्तमान में सीईओ कौन है, लिखिएगा देन मनु सहानी चल रहे हैं इसके वर्तमान में सीईओ। फुल फॉर्म पता है, नहीं पता, चलो जिस जिसको पता है वो फटाफट कमेंट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में 2 बुक बहुत चर्चा में है। कौन कौन सी बुक है, फर्स्ट बुक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 20 तक, यानी कि 2020 का जो इंडियाज वॉर है उसका फुल स्पेक्ट्रम, यानी कि ये बुक बहुत चर्चा में है। इसका ऑथर पूछा जा सकता है, राइटर कौन है इसका। सेकंड बुक जो चल रही है वो है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। 2 बुक हैं, बहुत ही चर्चा में चल रही हैं, दोनों का ऑथर पूछा जा सकता है। तो नोट करिएगा, जो फर्स्ट बुक है फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर्स 1972 टू 2020, इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम पर वो लिखिएगा दिस अर्जुन सुब्रमण्यम। अर्जुन सुब्रमण्यम की ये बुक है, प्रेजेंट टाइम पर ये बहुत चर्चा में है। याद रखिएगा, बुक का नाम फिर रिपीट कर दो, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 20। और सेकंड बुक कौन सी थी, देन डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और इसके राइटर की अगर बात कर रहे हैं तो इसका राइटर कौन है, दिस माइकल कोहेल।
माइकल कोहेल जो हैं वो याद रखना, उसके द्वारा ये डिसलॉयल बुक लिखी गई है। और फुल स्पेक्ट्रम बुक किसकी है? अर्जुन सुब्रमण्यम। दोनों बुक बहुत ही चर्चा में है और दोनों के राइटर आपको जरूर याद होने चाहिए। लेकिन यहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप, आप देख पा रहे होगे डोनाल्ड ट्रंप कौन है? यूएसए का प्रेसिडेंट है ना, तो यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट चल रहे हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आपको पता होगा नवंबर 2020 में यूएसए के राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, और जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दो प्रतियोगी कौन कौन है, यानी प्रतिभागी कौन कौन है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका नाम मैं बता दूं। देश फर्स्ट तो यही है डोनाल्ड ट्रंप, देन फर्स्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप हैं, और सेकंड जो वहां पर हैं वो आप लिख सकते हो दिस जोए बिडेन। जोए बिडेन जो है वो आपका ध्यान रखना डेमोक्रेटिक पार्टी से है, दिस डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है। और डोनाल्ड ट्रंप बात करें तो ये आपका कौन सी पार्टी से है? रिपब्लिकन। याद रखिएगा दिस रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 59th आपके राष्ट्रपति के लिए वहां इलेक्शन होने वाले हैं, और ये कब हो रहे हैं? 3 नवंबर को घोषित हो जाएगा, 14 दिसंबर को वोटिंग डाली जाएगी। तो यहां से ये चीजें आप साथ साथ नोट जरूर करिएगा। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी लिखवा रहे हो, बेटा आप वीडियो पॉज करके आप फटाफट नोट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में मांड्यूवडी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, वो किस राज्य में है? यानी कि जो मांड्यूवडी रेलवे स्टेशन है उसका अभी हाल ही में नाम चेंज करके देन बनारस रेलवे स्टेशन बना दिया गया। अब बनारस बनाया गया तो आपको पता चल गया होगा देन कौन सी स्टेट में आता है? यूपी में, क्योंकि यूपी में ही चल रहा है ना ये जो प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सारे स्टेशन का नाम बदल दो, सिटी का नाम बदल दो, डिस्ट्रिक्ट जो है उनके नाम बदल दिए गए हैं। तो ध्यान रखना यूपी के जो सीएम चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर, सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मांड्यूवडी रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदल करके उसका नाम क्या रख दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो यूपी की बात चल रही है, 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यूपी की राजधानी की बात करता हूं तो सबको पता होगी, कमेंट करके बताओ फटाफट। नेक्स्ट बात करें, अगर यहां पे सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं सीएम, देश योगी आदित्यनाथ सीएम चल रहे हैं। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहां के गवर्नर की, तो गवर्नर आपको पता होगा आनंदीबेन पटेल। देश आनंदीबेन पटेल जो हैं वो यहाँ की क्या चल रही हैं? देश गवर्नर चल रही है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में बात करें तो 404 सदस्य विधानसभा में चुने जाते हैं। ये बात हो गई किसकी? यूपी की। लेकिन अब साथ में आपको 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए। क्या कि यूपी जो है उसमें अभी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। पीछे इसी साल 2020 में 3 स्टेशनों के नाम और बदले गए थे। कौन कौन से हैं नोट कर सकते हो। सबसे पहले तो इलाहाबाद सिटी जो है, देश इलाहाबाद सिटी जो है उस स्टेशन का नाम बदला गया था, नाम रख दिया गया था प्रयागराज। देश प्रयागराज, इलाहाबाद सिटी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? प्रयागराज। नेक्स्ट इलाहाबाद चौकी था एक, देश एक स्टेशन था इलाहाबाद चौकी। देश इलाहाबाद चौकी जो है उसका भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रामबाग। देश रामबाग रेलवे स्टेशन हो गया है, इलाहाबाद चौकी होता था पहले। नेक्स्ट बात करें तो एक आप तक का था प्रयाग घाट होता था, देश प्रयाग घाट। इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के उन्होंने क्या किया गया है? प्रयागराज चौकी। तो ध्यान रखिएगा दिस प्रयागराज चौकी, ये इस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। तो मैं फिर बता दूं 4 रेलवे स्टेशन है यूपी के। देन अभी हाल ही में जो बदला गया है वो है मांड्यूवडी का, जो बनारस कर दिया गया, और इसी साल आपका फरवरी में बदला गया था इलाहाबाद सिटी प्रयागराज कर दिया गया था, इलाहाबाद चौकी रामबाग, और प्रयाग घाट जो था वो क्या कर दिया गया था? प्रयागराज चौकी कर दिया गया था। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को पिछले पूरे वीक की करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक हम जरूर पढ़ते चलेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को ऐसे ही वीकली करंट अफेयर की डायरी लेकर। थैंक यू।